हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे साइंस का सेट नंबर 4। ये बेहतरीन इंपॉर्टेंट सेट है स्टूडेंट। इस तरह का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा स्टूडेंट। तो हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप करके। देखिए स्टूडेंट, ये आपका एसएससी, जेएसएससी, सीजीएल और आपका एमटीएस, सीएचएसएल, रेलवे और आपका ये रेलवे और एनी अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका साइंस का सेट है। ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रॉब्लम है। ये आपका सेट नंबर 4 है। चलो स्टूडेंट, पहला प्रॉब्लम को देखते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो चलो इसको समझते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर। बोल रहा है कि इसमें से कौन आपका अदिश राशि है। तो अदिश राशि को पहचानना स्टूडेंट, तो आपका डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं विस्थापन, फोर्स मतलब बल, डिस्टेंस मतलब होता है आपका दूरी, एक्सीलरेशन मतलब होता है त्वरण। इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा क्वांटिटी आपका स्केलर है। तो आपको बोलना है स्टूडेंट, इसमें से आपका डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और एक्सीलरेशन जो होगा स्टूडेंट, ये आपका क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये आपको याद रखना होगा। तो आपको बोलना है कि फोर्स यदि पूछे तो फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर डिस्टेंस जो दूरी होगा स्टूडेंट, वो आपका कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपका क्या है, डिस्टेंस जो होता है वो आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और आपका एक्सीलरेशन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये आपको याद रखना होगा। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, आपको याद रखना होगा। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एमए होता है। फोर्स का जो यूनिट होता है वो आपका क्या होता है, न्यूटन होता है। एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का दोनों का यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, मीटर होगा। आपको ये याद रखना है। इसका मतलब स्टूडेंट, यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी पूछ रहा था। स्केलर मतलब आपका अदिश राशि। अदिश राशि जो होगा आपका डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट यदि पूछता तो वेक्टर होता। फोर्स यदि पूछता तो वेक्टर होता। एक्सीलरेशन यदि पूछता तो आपका वेक्टर होता। ये तीनों आपका क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी उस तरह के क्वांटिटी को बोलेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ वह ट्रायंगल लॉ को फॉलो करे, उसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। और स्केलर क्वांटिटी उस तरह के क्वांटिटी को बोलेंगे जिसमें आपका सिंपल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और नो डायरेक्शन होगा, उसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। इतना सारा चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो आगे की ओर चलते हैं। आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं स्टूडेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज रिलेटेड टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप देखो स्टूडेंट, यहां पर पूछ रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आपका एग्जांपल क्या होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो आपका एग्जांपल होगा स्टूडेंट, उसको आपको ध्यान देना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आपका एग्जांपल क्या होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल क्या होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल इज रिलेटेड टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो, व्हीकल टर्निंग इन ए कर्व पाथ। कोई भी आपका व्हीकल का कोई कर्व पाथ में आपका बेंड कर जाना, व्हीकल टर्निंग इन ए कर्व पाथ में वो आपका टर्निंग ले लेना, ये है फंक्शन ऑफ द वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन आपका किस फंक्शन में काम करता है स्टूडेंट, यदि हम लोग मिल्क मेकिंग मशीन, बटर मिल्क से यदि हम लोग बटर निकालते हैं तो वह किस प्रोसेस में काम करता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे स्टूडेंट। तो आपका होता है, एक होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों चीज के बारे में आराम से समझेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स उस तरह के फोर्स को बोलेंगे स्टूडेंट जो सेंटर के अंदर की तरफ लगेगा फोर्स, उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। तो फोर्स आपका बेसिकली दो तरह का होता है। यहां पर जो होगा, एक होगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है स्टूडेंट, और एक क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो यहां पर समझने का कोशिश करो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब उच्चारण करोगे तो फू करोगे तो किधर की ओर लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। इसका मतलब कोई फोर्स यदि केंद्र से बाहर की तरफ लगेगा, कोई फोर्स केंद्र से बाहर की तरफ लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, उसको हम लोग बोलेंगे, ये आपका मान ले सेंटर पॉइंट है और सेंटर से बाहर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, उस तरह के फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। और सेंट्रीपिटल फोर्स उस तरह के फोर्स को बोलेंगे स्टूडेंट जो फोर्स आपका सेंटर की तरफ लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। जो फोर्स आपका सेंटर की तरफ लगेगा उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। जो फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ लगेगा उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। तो आपका कोई भी व्हीकल का कोई भी टर्निंग पॉइंट में मुड़ जाना
वह झुक जाना, वह सेंटर की तरफ झुक जाता है, वह किसका उदाहरण है स्टूडेंट? सेंट्रीपिटल फोर्स का उदाहरण है। और आपका मिल्क से आपका बटर निकालना, वह किसका उदाहरण है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण है। वॉशिंग मशीन से कपड़ा साफ करना, यह भी आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या है? उदाहरण है। तो यहां से पूछ रहा है कि व्हाट इज द एग्जांपल रिलेटेड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, उसको सेंटर के तरफ लगता है, और उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल, और सेंटर से जो बाहर लगेगा उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट, फंक्शन ऑफ द वॉशिंग मशीन जो होगा वो आपका किस पर काम करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करेगा। मिल्क मेकिंग मशीन बटर, मिल्क से बटर निकालना, ये भी आपका क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या होगा? उदाहरण होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट डी होगा, जो आपका बी और सी दोनों क्या है? करेक्ट है। इसमें आपका बी और क्या होगा? सी होगा, जो आपका दोनों क्या है? करेक्ट है। इसका मतलब स्टूडेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वह आपका क्या होता है? सेंटर से बाहर लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर के अंदर की तरफ लगता है। ये दोनों चीज को आपको याद रखना है। चलो आगे क्यों देखते हैं। आगे का मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। अब इस पूरे प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। अब देखो यहां पर समझने का कोशिश करो क्या बोल रहा है। अब देखो मैच ऑफ द फॉलोइंग, लाउड स्पीकर, विद्युत बल्ब, जनरेटर और माइक्रोफोन। अब देखो स्टूडेंट, लाउड स्पीकर क्या करता है? वो आपका जैसे लाउड स्पीकर साउंड, लाउड स्पीकर से क्या निकलता है? साउंड निकलता है। इसका मतलब वो आपका किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो आपको बोलना है लाउड स्पीकर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगा? ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। कौन कन्वर्ट करेगा? लाउड स्पीकर कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब ए का क्या होगा? 3 होगा। विद्युत बल्ब, बल्ब कैसे जलेगा स्टूडेंट? जब हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो बल्ब क्या करेगा? ये आपका मान लेते हैं कि ये बल्ब है, और बल्ब को हम लोग क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे यहां पर देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे देंगे इसको, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? लाइट एनर्जी में क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है। लाइट एनर्जी में क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है। कौन कन्वर्ट कर रहा है? बल्ब आपका क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है। बल्ब आपका क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? लाइट एनर्जी में क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है। कौन? आपका बल्ब। इसका मतलब स्टूडेंट विद्युत बल्ब जो होगा वो आपका क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करेगा? प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जनरेटर, जनरेटर क्या करता है आपका? जनरेटर क्या करता है? ये मैकेनिकल एनर्जी को स्टूडेंट क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। जनरेटर, ये आपको याद रखना है, जनरेटर क्या करता है? ये आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? जनरेटर बोलेंगे। इसका मतलब जनरेटर आपका क्या करेगा स्टूडेंट? वो आपका क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। यदि यहां पर मोटर रहता है स्टूडेंट, तो मोटर आपका क्या करता है? ये एग्जाम में पूछा गया है। मोटर आपका क्या करता है? मोटर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ये मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एम मतलब मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और जनरेटर स्टूडेंट आपका क्या करता है? जनरेटर आपका मैकेनिकल को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये दोनों चीज को याद रखना है। मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। विद्युत बल्ब जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और माइक्रोफोन जो होता है स्टूडेंट साउंड एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये माइक्रोफोन जो होगा वो आपका साउंड एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब माइक्रोफोन का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब लाउड स्पीकर क्या करेगा? लाउड स्पीकर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। विद्युत बल्ब क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जनरेटर क्या करेगा? आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। माइक्रोफोन क्या करेगा? साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोफोन बोलेंगे। इस तरह का
का प्रॉब्लम एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका मतलब 3 2 4 1, 3 2 4 1, इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 3 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? 3, बी का क्या हो जाएगा? 2, सी का क्या हो जाएगा? 4, डी का क्या हो जाएगा? 1। इस तरह करके इस प्रॉब्लम को मैचिंग करेंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। मोटर वाला भी प्रॉब्लम याद रखना है, जनरेटर वाला प्रॉब्लम याद रखना है। इलेक्ट्रिकल बल्ब क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बता दिए। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं स्टूडेंट की नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, इसमें आपका गलत स्टेटमेंट कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको चुनना है कि इसमें से गलत कौन है। एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, ये आपका सही है। आपसे क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है। इसका मतलब एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्या होता है? एक एचपी बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। ये तो आपका सही है, तो सही हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, जूल किसका एनर्जी, जूल किसका यूनिट होता है? एनर्जी और वर्क का यूनिट होता है। जूल किसका यूनिट होता है? ये जूल आपका किसका यूनिट होता है? जूल आपका यूनिट होता है किसका? वर्क। या तो क्या होगा एनर्जी का क्या होगा? यूनिट होगा। इसका मतलब स्टूडेंट वर्क और एनर्जी का यूनिट क्या होगा? जूल होगा। ये आपको बोल रहा है, तो जूल इज ए यूनिट ऑफ वर्क, ये भी सही है। द एक्सीलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है स्टूडेंट, जी का वैल्यू। तो यहां पर देखो द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो दिया गया 9.8, ये वैल्यू सही है, बट यहाँ पर किलोमीटर दिया गया, इसी के कारण ये क्या हो गया? आपका गलत हो गया। तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा? सी आपका क्या है? फॉल्स है, क्योंकि आपका 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और डी नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है स्टूडेंट? व्हेन द लिफ्ट मूव अपवर्ड द लोड अपीयर टू हैव इंक्रीज, यदि आपका लिफ्ट ऊपर की ओर भागेगा स्टूडेंट तो आपका ऐसा फीलिंग होगा, आपका जैसे लोड क्या हो रहा है? भारी भारी महसूस होगा, लोड इंक्रीज महसूस होगा। इसका मतलब लिफ्ट जब ऊपर जाता है तो आपका लोड क्या होता है? इंक्रीज महसूस होता है। जब लिफ्ट नीचे आएगा तो लोड आपका क्या महसूस होगा? डिक्रीज महसूस होगा। यह आपको याद रखना है। इसका मतलब है कि व्हेन द लिफ्ट मूव अपवर्ड द लोड अपीयर टू द इंक्रीज, ये भी आपका सही है। यहां पर यदि when the lift move downward the load appear to have decreased, ये आपका क्या होता है स्टूडेंट? जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जिसके कारण लोड क्या होगा? इंक्रीज फीलिंग होगा। जब वो लोड नीचे आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्शन में काम करेंगे, जिसके कारण लोड क्या फीलिंग होगा? डिक्रीज फीलिंग होगा। भार क्या महसूस होगा? लो महसूस होगा। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो आपका क्या है? सी है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अपने में एक क्वेश्चन है कि एक एचपी बराबर कितना वाट होता है, याद रखेगा। आपसे पूछेगा वर्क का यूनिट क्या होता है, तो बोला जी जूल होता है। आपसे पूछेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो लोड इंक्रीज महसूस होगा कि डिक्रीज, तो आपको क्या बोलना है? इंक्रीज महसूस होगा। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इस प्रॉब्लम का क्या है? गलत आंसर है। अब देखो आगे की ओर चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं। 5 नंबर प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है। सभी ऑप्शन को भी देखते हुए चलेंगे, क्योंकि एक एक ऑप्शन इसका क्या है? प्रॉब्लम है। Which of the following scientific instrument is used to measure the depth of ocean, मतलब समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस यंत्र का यूज करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट। तो हाइग्रोमीटर जो होता है ये नमी या आर्द्रता को मापने के लिए इसका यूज करते हैं। इसका मतलब ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। ये क्या करता है? आर्द्रता या नमी को क्या करता है? मेजर करता है। आर्द्रता या नमी को क्या करता है? मेजर करता है। आर्द्रता या नमी, या तो बोलेंगे ह्यूमिडिटी को क्या करता है? हाइग्रोमीटर क्या करता है? मेजर करता है। पायरोमीटर क्या करता है स्टूडेंट? दूर स्थित किसी भी चीज का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पायरोमीटर का यूज करते हैं। दूर स्थित मतलब कोई ऑब्जेक्ट दूर में स्थित है और उसका टेम्परेचर को मेजर करना है तो हम लोग क्या करेंगे? पायरोमीटर का यूज करेंगे। पायरोमीटर एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो हाई टेम्परेचर को क्या करता है? मेजर करता है।
बैरोमीटर क्या करता है स्टूडेंट, दाब को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दाब को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैरोमीटर का यूज करते हैं। फेदोमीटर का यूज क्या करते हैं स्टूडेंट, समुद्र का गहराई या डेप्थ को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फेदोमीटर का यूज करते हैं। तो आपको बोलना है कि समुद्र की गहराई को मेजर करने के लिए, समुद्र की गहराई को मेजर करने के लिए, समुद्र की गहराई को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गहराई को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, फेदोमीटर का यूज करते हैं। मापने के लिए फेदोमीटर का यूज करते हैं। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फेदोमीटर का यूज करते हैं। हाइग्रोमीटर आर्द्रता या नमी को मेजर करने के लिए करते हैं। बैरोमीटर जो होता है स्टूडेंट, ये आपका क्या करता है, दाब को मेजर करने के लिए आपका यूज करते हैं। प्रेशर को मेजर करने के लिए, दाब को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैरोमीटर का यूज करते हैं। दाब को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैरोमीटर का यूज करते हैं। ये आपको याद रखना होगा। पायरोमीटर का यूज कहाँ करते हैं स्टूडेंट, पायरोमीटर का यूज करते हैं दूर स्थित किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पायरोमीटर का यूज करेंगे। अल्टीमीटर किसका, ऊंचाई को मेजर करने के लिए स्टूडेंट, ऊंचाई या हाइट को, ऊंचाई को मेजर करने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्टीमीटर, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाइट या ऊंचाई, इसको क्या करेंगे, एल्टीमीटर का यूज करेंगे। ये याद रखना है। ऊंचाई को मापने के लिए एल्टीमीटर का यूज करेंगे। स्फाइगनोमीटर का यूज रक्त दाब मतलब ब्लड प्रेशर को यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, ब्लड प्रेशर को यूज करने के लिए इसका यूज करते हैं स्टूडेंट। एक यंत्र होता है जो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, वो स्फाइगनोमीटर का यूज करेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का मेजर करने के लिए इसका यूज करेंगे। इसका मतलब हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापने के लिए, दूर स्थित किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए पायरोमीटर, दाब को मेजर करने के लिए बैरोमीटर, समुद्र की गहराई को मेजर करने के लिए फेदोमीटर, ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर और स्फाइगनोमीटर का यूज ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका छह जो ऑप्शन है, 6 ऑप्शन आपका क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्द्रता को मेजर करने के लिए किसका यूज करेंगे, दूर स्थित टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किसका करेंगे, दाब को मेजर करने के लिए किस यंत्र का यूज करेंगे, समुद्र की गहराई को मापने के लिए किसका यूज करेंगे, ऊंचाई को मेजर करने के लिए किसका यूज करेंगे, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए किसका यूज करेंगे। ये आपको याद रखना होगा। तो आप इस तरह का प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलो स्टूडेंट, अब 6 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं कि 6 नंबर प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा। by how many unit does the mass number decreasing the release of alpha rays, यदि आपका अल्फा रेज किसी पार्टिकल से निकलेगा तो आपका क्या होगा, ये पूछ रहा है स्टूडेंट कि क्या होगा, उसका मास नंबर में क्या कमी आएगा। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर समझने का कोशिश करो। कोई आपका एटम है, उसका आपका एटॉमिक नंबर क्या है, ए है, एटॉमिक मास आपका ए है और आपका एटॉमिक नंबर जेड है। इस एटम से आपका एक अल्फा निकल रहा है। अल्फा निकलने का मतलब हीलियम एटम बाहर निकलना, मतलब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होगा और मास नंबर क्या होगा, 4 होगा। जब इस एटम से एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा स्टूडेंट, तो आपका एटॉमिक नंबर में 2 का क्या होगा, कमी होगा, जेड माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर जेड था, एक अल्फा निकला तो जेड माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और मास नंबर में 4 का कमी आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। एक एटम से यदि एक अल्फा किरण निकलेगा तो आपका एटॉमिक मास में आपका 4 यूनिट का कमी होगा और एटॉमिक नंबर में आपका 2 यूनिट का क्या होगा, कमी होगा। इसको आपको याद रखना है स्टूडेंट। अल्फा का मतलब होता है हीलियम एटम और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता
होता है और मास नंबर क्या होता है 4 होता है। इसको आपको याद रखना होगा। फिर से बता रहे हैं स्टूडेंट, कोई आपका एक एटम है, उसमें यदि आपका एक बीटा पार्टिकल बाहर निकल रहा है, एक बीटा पार्टिकल का बाहर निकलने का मतलब है ये आपका क्या होगा -1 और मास में क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब स्टूडेंट उसके मास में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बट एटॉमिक नंबर में क्या हो रहा माइनस हो रहा, मतलब एटॉमिक नंबर में क्या हो जाएगा 1 का बढ़ोतरी हो जाएगा यदि आपका बीटा पार्टिकल किसी एटम से बाहर निकलेगा। इसका मतलब स्टूडेंट Z प्लस क्या हो जाएगा 1 और आपका क्या होगा एटॉमिक मास क्या रहेगा रिमेन सेम रहेगा। तो आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा पार्टिकल है जो किसी एटम से बाहर जाने के बाद आपका एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा, बट बाद मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो आपका क्या होगा बीटा पार्टिकल होगा। इसका मतलब किसी भी एटम से यदि बीटा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में 1 का वृद्धि हो जाएगा और मास नंबर में नो चेंज होगा। इसको आपको याद रखना है। यदि कोई स्टूडेंट कोई एटम है और इसमें से यदि कोई गामा किरण निकल रहा अल्फा बीटा गामा, तो इसमें आपका क्या होगा इस पार्टिकल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जैसा था वैसा ही निकलेगा। इसका मतलब किसी भी एटम से यदि गामा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो आपका क्या होगा नो चेंज होगा। आपको याद रखना है। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा किरण निकलने से एटम में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, तो आपको बोलना है गामा किरण। गामा किरण के निकलने से कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। यदि अल्फा किरण निकलेगा तो एटॉमिक मास में 4 का कमी आएगा और एटॉमिक नंबर में 2 का कमी आएगा। यदि आपका कोई एटम है उसमें बीटा किरण बीटा रे आपका बाहर निकल रहा है तो आपका एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बट एटॉमिक नंबर में 1 का बढ़ोतरी होगा। याद रखना है। यदि कोई एटम में यदि गामा किरण बाहर निकल रहा है तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा। इसको आपको याद रखना है। इसका मतलब स्टूडेंट आपसे पूछा जा सकता है अल्फा बीटा गामा में सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग भेदन क्षमता किसका सबसे ज्यादा होता है, तो आपको बोलना है कि अल्फा बीटा गामा में गामा का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद बीटा का होता है, उसके बाद क्या होता है अल्फा का होता है। यह आपका क्या है भेदन क्षमता है। भेदन क्षमता मतलब पेनिट्रेटिंग पावर, भेदन क्षमता किसका सबसे ज्यादा होता है। आपसे पूछेगा भेदने की क्षमता सबसे ज्यादा किसका होता है, तो आपका गामा किरण का क्या होता है मैक्सिमम होता है। वेधन क्षमता किसका सबसे ज्यादा होता है, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होता है, आपको बोलना है गामा का, उसके बाद क्या होता है बीटा का, उसके बाद क्या होता है अल्फा का होता है। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा स्टूडेंट, तो आपको इस उल्टे रिलेशन को याद रखना है। आयनाइजेशन जो एनर्जी होता है वो सबसे ज्यादा ये आपका क्या होता है अल्फा किरण का होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी पूछेगा कि सबसे ज्यादा किसका होता है, तो आपको याद रखना होगा आयनाइजेशन एनर्जी जो सबसे ज्यादा होता है वो आपका क्या होता है अल्फा किरण का होता है, और पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होता है गामा किरण का होता है। इस तरह करके आपको याद रखना है। इसका मतलब स्टूडेंट उसका मास नंबर में कितना डिक्रीज होगा 4 का डिक्रीज होगा। इसको आपको क्या करना है याद रखना है। इस तरह करके प्रॉब्लम को सॉल्विंग करोगे तो आपको क्या हो जाएगा बेहद इजी हो जाएगा। आप प्रॉब्लम को इजी तरीका से बना सकते हो। यदि प्रॉब्लम घुमाएगा तो पर भी आप आंसर दे सकते हो। 7 नंबर प्रॉब्लम को देखो। 7 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या बोल रहा है उसको देखो। एट व्हाट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ द सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट इक्वल, मतलब सेल्सियस और फॉरेनहाइट स्केल में आपका वह वैल्यू क्या होगा इक्वल होगा। इसका मतलब यहां से कुछ प्रॉब्लम और सीखने को मिलेगा स्टूडेंट। उस प्रॉब्लम को देखते हैं कि आपको याद रखना होगा कि यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि आपका सेंटीग्रेड फॉरेनहाइट और आपका सेल्सियस में क्या रिलेशन है, तो आपको याद रखना होगा ये रिलेशन को आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको क्या करना है याद रखना है। ये आपका क्या है बेहद इंपॉर्टेंट रिलेशन है। C/5 F-32/9 के -273 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये रिलेशन आपको याद रखना है। सेल्सियस फॉरेनहाइट और केल्विन में ये रिलेशन होता है। ये रिलेशन पता चलेगा तो आप एक
स्टैंडर्ड फॉर्मेट से दूसरे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपसे पूछ रहा है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वो टेम्परेचर स्केल बताओ जो आपका जिस वैल्यू पर दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो C/5 इज इक्वल टू क्या होगा, F माइनस 32/9, ये दोनों इक्वल होगा किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। तो चलो स्टूडेंट, अब C को भी x मान लेते हैं, F को भी x मान लेते हैं और वो वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। वही वैल्यू पर क्या होगा, दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आपको यहां पर क्या करना है, सॉल्व करना है और वो वैल्यू को फाइंड आउट करके बताना है वो वैल्यू आपका क्या होगा। अब देखो इस इधर लाएंगे तो ये क्या होगा, 4 होगा स्टूडेंट, ये आपका -32 गुना नहीं करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 4 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -40। इसका मतलब वो स्केल वैल्यू -40 है जिसमें आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या होगा, बराबर होगा। वो वैल्यू क्या है, -40 डिग्री है, -40 डिग्री है, -40 डिग्री है, जिसमें आपका क्या होगा, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वो आपका क्या होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -40 होगा। क्या होगा, -40 होगा। वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगा, -40 होगा, जिसमें आपका फ़ारेनहाइट और आपका सेल्सियस स्केल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। याद रखना है और ये रिलेशन को आपको क्या करना है, याद रखना है। ये रिलेशन भी आपका क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्टूडेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब परम ताप का वैल्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब परम ताप। अब परम ताप मतलब क्या होता है, 0 केल्विन, या तो केल्विन में पूछेगा तो बोलना है 0 केल्विन, और डिग्री सेंटीग्रेड में पूछेगा तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको याद रखना है। इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। ये आपका परम ताप बोलते हैं। आपका परम ताप का जो वैल्यू होगा 0 डिग्री केल्विन होगा, या तो आपका सेंटीग्रेड में पूछेगा तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का वैल्यू होगा। इस वैल्यू को आपको क्या करना है, याद रखना है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट। अब मान लेते हैं स्टूडेंट, आपसे पूछेगा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो कुछ भी नहीं करना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 से ऐड कर देना है। जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। तो आप ही बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब 298 क्या होगा, केल्विन होगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या होगा, 298 क्या होगा, केल्विन होगा। 298 केल्विन होगा। मान लेते स्टूडेंट, आपसे पूछा है कि 300 केल्विन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री सेंटीग्रेड। तो कुछ नहीं करना, 300 केल्विन में 273 को माइनस कर देना स्टूडेंट। जो आपका वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, वह उसका पर्टिकुलर डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसका मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या होगा, 300 केल्विन होगा। इस तरह करके आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको ये रिलेशन पता रहना चाहिए। यदि ये रिलेशन पता रहेगा स्टूडेंट, आप प्रॉब्लम को इजीली तरीका से क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। चलो, मरीचिका एंड ऑप्टिकल फाइबर इन द डिजर्ट आर एग्जाम्पल। जो मृग मरीचा बनता है स्टूडेंट रेगिस्तान में, और जो आपका ऑप्टिकल फाइबर जो काम करता है वो प्रिंसिपल पूछ रहा है, वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो ये आपका क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब स्टूडेंट, जो मृग मरीचिका होता है वो आपका किस पर काम करता है, किस लाइट के किस फेनोमिना पर काम करता है। मृग मरीचिका जो होता है वो आपका TIR प्रिंसिपल पर काम करता है। इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। या तो आपका ऑप्टिकल फाइबर जो होता है स्टूडेंट, वह भी आपका इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। किस प्रिंसिपल पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। यदि स्टूडेंट किसी लाइट को TIR करवाना है तो लाइट का जो ट्रेवलिंग पाथ होगा वो डेंसर से कहां होगा, डेंसर टू क्या होगा, रेरर होगा। डेंसर टू क्या होगा, रेरर होगा। डेंसर टू क्या होगा, रेरर होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होना चाहिए स्टूडेंट, एंगल ऑफ जो इंसिडेंट होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के। क्रिटिकल एंगल के एंगल से ज्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ
ये क्या स्टूडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तभी जाके आपका क्या होगा, TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कुछ बेसिक कंडीशन है, लाइट ऑलवेज पासिंग थ्रू द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन द अकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाने के लिए ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए, तभी जाके आपका क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब ऑप्टिकल फाइबर और मिर्ग मरीचा जो काम होता है, वह जो काम करता है वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही काम होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, TIR होगा। और रिफ्रैक्शन किसके कारण होता है, किसी भी सिक्के का माने ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, यह रिफ्रैक्शन के कारण होता है। कोई छड़ी का बेंड महसूस करना, फीलिंग करना, कोई मान लो कि सिक्का को पानी में गिरा देंगे तो सिक्का ऐसा आभासिस होगा जैसे ऊपर उठा हुआ है, तो यह रिफ्रैक्शन के कारण होता है। कई यदि छड़ी को हम पानी में डाल देंगे तो हमारा छड़ी का जो निचला पोर्शन है वो उठा हुआ प्रतीत होगा या बेंड मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, तो वह जो प्रिंसिपल किस पर काम करता है, रिफ्रैक्शन पर काम करता है। यह भी आपको याद रखना है। इसका मतलब ये सब जो प्रिंसिपल है वो रिफ्रैक्शन के कारण होता है। राउंडनेस ऑफ रेनड्रॉप, किसी भी रेनड्रॉप का राउंडनेस होना, ये किसके कारण होता है स्टूडेंट, तो ये आपका सरफेस टेंशन के कारण होता है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। डिलीशियस टेस्टेड ऑफ हॉट सूप, यदि मान लेते हैं स्टूडेंट कोई हॉट सूप है और वो आप ज्यादा आपको खाने में ज्यादा वो अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है कि हॉट सूप में क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, उसका कम होता है। और कम होने के कारण जो हॉट सूप है आपके जीभ के चारों तरफ क्या होता है, वो फैल जाता है, जिसके कारण हमें ज्यादा टेस्ट लगता है। इसीलिए स्टूडेंट गर्म खाना ज्यादा टेस्टी लगता है बशर्ते ठंडा खाना से, क्योंकि गर्म खाना में आपका क्या होता है, सरफेस टेंशन कम होता है। कम होने के कारण वो खाने का स्वाद जीभ के चारों तरफ फैल जाता है, जिससे खाना खाने में स्वादिष्ट लगता है। इसका मतलब है हॉट सूप में क्या होता है स्टूडेंट, सरफेस टेंशन क्या होता है, कम होता है। यह भी आपको याद रखना है, जिसके कारण वो क्या ज्यादा टेस्टी लगता है, ज्यादा टेस्ट महसूस होता है। इसका मतलब स्टूडेंट ये आपको बता दिए, जो रेन ड्रॉप जो आपका राउंडनेस होता है, वर्षा का बूंद जो आपका गोला होता है, वो किसके कारण होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलो स्टूडेंट, तो इस प्रॉब्लम का मिर्ग मरीचा और आपका ऑप्टिकल फाइबर जो आपका काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बरसात का बूंद जो गोलाकार आकृति का होता है, वो किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। यदि कोई सिक्का को पानी में डाल देंगे और ऊपर से देखेंगे तो सिक्का ऐसा प्रतीत होगा, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, वो किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। कोई छड़ी को पानी में डाल देंगे और ऊपर सरफेस से देखेंगे तो छड़ी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, यह किसके कारण होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण होता है। इसका मतलब स्टूडेंट ये आपको याद रखना। 9 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। 9 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड इन बल्कनाइजेशन ऑफ रबर। रबर को बल्कनाइजेशन करने के लिए आप किसका यूज करोगे स्टूडेंट, तो आपका बल्कनाइजेशन ऑफ रबर का बल्कीकरण करने के लिए हम लोग सल्फर का यूज करते हैं। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपको क्या करना है, बल्कनाइजेशन ऑफ रबर के लिए किसको यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे, सल्फर को यूज करेंगे। आपको याद रखना है, सल्फर को हिंदी में क्या बोलते हैं, गंधक बोलते हैं। हम लोग रबर का बल्कनाइजेशन करने के लिए गंधक का यूज करते हैं। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो स्टूडेंट, आपसे पूछेगा कि सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक प्रकार का सेमीकंडक्टर मटेरियल है। सेमीकंडक्टर मटेरियल है सिलिकॉन, आपका क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है। यह भी आपको याद रखना है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 14 होता है। इसका वैलेंस शेल में 4 गो इलेक्ट्रॉन होता है, यह भी आपको याद रखना है। सिलिकॉन आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, इसका वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल भी कहते हैं। कैल्शियम कहां पाया जाता है स्टूडेंट, तो आपका हड्डी के अंदर आपका कैल्शियम पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और आपका हीलियम जो होता है स्टूडेंट, यदि कोई भी
एटम से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो समझ लेना वहां से हीलियम एटम बाहर निकल रहा है। इसका मतलब है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर क्या होता है 4 होता है। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब रबड़ का वल्कनाइजेशन के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, सल्फर का यूज करेंगे। ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहां से आपको प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। चलो आपसे पूछेगा कि सेमीकंडक्टर मटेरियल किसको बोलते हैं, तो आपको बोलना सिलिकॉन जो होता है वो आपका क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है वो आपका क्या होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल उस तरह के मटेरियल को बोलेंगे जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाइज करता है, उसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेटेड में हम लोग क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करते हैं। चलो स्टूडेंट 10 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखो मायोपिया, मायोपिया का मतलब होता है स्टूडेंट निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष उस तरह के दोष को बोलेंगे जिसमें आपका निकट का वस्तु दिखाई देगा और दूर का वस्तु नहीं दिखाई देगा स्टूडेंट, उसको क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। तो निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखाई देता है, दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता है, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। तो इस तरह का दोष को सॉल्व करने के लिए, निवारण करने के लिए हम लोग जो लेंस का यूज करते हैं वह लेंस होता है स्टूडेंट अवतल लेंस। क्या होता है, अवतल लेंस। क्या होता है, अवतल लेंस का यूज करेंगे। इसका मतलब मायोपिया को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। मायोपिया के लिए कौन सा लेंस का यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। इसका मतलब एक आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि किसको बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में स्टूडेंट क्या होता है, दूर का वस्तु दिखाई देता है और निकट का वस्तु नहीं दिखाई देता है, जिसको हम लोग दूर दृष्टि दोष बोलेंगे। इस दोष को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस या तो उत्तल लेंस का क्या करेंगे, यूज करेंगे। उत्तल लेंस का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखो स्टूडेंट इसको कैसे याद रखेंगे, आप चीजों को समझो कि आप याद कैसे रखोगे। याद रखने का बेहद हम सीधा टेक्निक बता रहे हैं। एक निकट लिखो एक बार और एक बार दूर लिखो, समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे हैं। अब आप लिखो, मान लेते हैं आप लिख दिया अवतल और एक उत्तल लिख दो, ठीक है। अब इसको मैचिंग करना है, ठीक है। अब देखो कैसे मैचिंग करना है। देखो स्टूडेंट इसमें कितना वर्ड है, 3 वर्ड है, 1 2 3। इसमें आपका 3 वर्ड है और इसमें कितना वर्ड है, 1 2, तो इसमें 2 वर्ड है, ठीक है। इसमें कितना वर्ड है, 1 2 3, इसमें 3 वर्ड है स्टूडेंट। और इसमें क्या 1 2 3 4 वर्ड है। अब देखो 4 वर्ड है, ऐसे लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। निकट लिख लेना, दूर लिख लेना। निकट में 3 वर्ड है, दूर में 2 वर्ड है। उत्तल में 3 वर्ड है, अवतल में 4 वर्ड है, ठीक है। ज्यादा को ज्यादा से मैचिंग करना है, ज्यादा को ज्यादा से मैचिंग करना है। ये ज्यादा है तो ज्यादा को ज्यादा से मैचिंग करोगे तो निकट को किससे मैचिंग करोगे, अवतल से। और छोटा को छोटा से मैचिंग करना है तो ये क्या हो जाएगा, दूर का क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। इसका मतलब दूर दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए उत्तल लेंस का यूज करेंगे और निकट दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए अवतल लेंस का यूज करेंगे। ये आपको इस तरह मिलान कर लेना है। निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखाई देता है, दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता है। दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखाई देता है, निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता है। दूर दृष्टि दोष में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, निकट दृष्टि दोष में कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। ये आपको याद रखना है। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट टेक्निक है स्टूडेंट। ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे इसको। इसका मतलब हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग किस लेंस का यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। तो बी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्रेस बायोपिया, बाई मतलब 2, बाई मतलब क्या, 2 मतलब दोनों लेंस का जिसमें यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, प्रेस बायोपिया। मतलब बाई फोकल लेंथ का यूज होगा स्टूडेंट प्रेस बायोपिया में, जिसमें आपका निकट और दूर दोनों में प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह का दोष को निवारण करने के लिए हम लोग बाइफोकस लेंस का यूज करते हैं, जिसमें आपका दोनों लेंस आपका मिक्सअप रहता है। ऊपर एक लेंस रहेगा और नीचे एक लेंस रहेगा, उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का मिक्सअप रहता है, जिसको हम लोग प्रेस बायोपिया का
मतलब प्रॉब्लम को, डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। एस्टोमेटिज्म में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में प्रॉब्लम होता है आइडेंटिफाई करने में, तो इसमें हमको इस तरह का दोष को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करेंगे। इसका मतलब सिलिंड्रिकल लेंस किसमें यूज होगा, एस्टोमेटिज्म में सिलिंड्रिकल लेंस का यूज होगा, फ्रेश बायोपिया में आपका बाइफोकल लेंस का यूज होगा, हाइपरमेट्रोपिया में आपका कॉन्वेक्स लेंस का यूज होगा, मायोपिया में कॉन्केव लेंस का यूज होगा। याद रखना है 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 आंसर हो जाएगा आपका 2। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में आएगा। अब थोड़ा प्रॉब्लम घुमा के पूछ रहा है स्टूडेंट कि पूछेगा कि मायोपिया में इमेज रेटिना से पहले बन जाता है कि रेटिना के बाद बनता है। तो मायोपिया मतलब देखो स्टूडेंट, मायोपिया किसको बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। मतलब ये आपका क्या होगा, ये आपका रेटिना से क्या बन जाता है, रेटिना से इसका इमेज पहले बन जाता है, किसमें, आपका मायोपिया में। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, रेटिना के बाद बनता है। मतलब रेटिना में इमेज बनना चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या है, मायोपिया में रेटिना से पहले बन जाता है और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, रेटिना के बाद बनता है। तो ये आपका हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के बाद बनता है और मायोपिया में क्या होता है, रेटिना के पहले बन जाता है। इसको आपको भी याद रखना है, इस तरह का भी प्रॉब्लम पूछा जा सकता है कि मायोपिया में इमेज कहां बनता है, रेटिना से पहले, रेटिना के बाद में। तो आपको बोलना मायोपिया में जो इमेज बनता है रेटिना से पहले बन जाता है और हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज बनता है वो रेटिना के बाद बनता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, लेंस का यूज करते हैं। मायोपिया में हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, प्रेस बायोपिया में बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं, एस्टोमेटिज्म में सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। और ये आपका ट्रिक हो गया, ट्रिक से आप याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का प्रॉब्लम आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अब देखो स्टूडेंट, लास्ट वाला प्रॉब्लम है, बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है देखो, अब देखो, स्टडी ऑफ द इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट का मतलब कीड़ा मकोड़ा। तो कीड़ा मकोड़ा, इंसेक्ट मतलब कीड़ा मकोड़ा। तो अब देखो आंट, आंट मतलब क्या है, ये आपका क्या है, चींटी है, ये आपका कीड़ा मकोड़ा। इसका मतलब आंट मतलब चींटी, और आपका कीड़े मकोड़े का अध्ययन करने के लिए एंटोमोलॉजी का यूज करेंगे। इसका मतलब स्टूडेंट, स्टडी ऑफ द इंसेक्ट, इंसेक्ट का यूज स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंटोमोलॉजी का यूज करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, अब आपको कुछ इसको एक्सप्लेन करते हैं। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी भी पूछा जाता है। माइकोलॉजी किसका अध्ययन करने के लिए किया जाता है स्टूडेंट, कवक का अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइकोलॉजी का यूज करते हैं। सेवाल का अध्ययन करने के लिए फाइकोलॉजी का यूज करते हैं। सेवालों का अध्ययन करने के लिए फाइकोलॉजी का यूज करेंगे स्टूडेंट, फाइकोलॉजी का यूज करेंगे। किसके लिए, सेवाल के लिए। सेवाल के लिए हम लोग फाइकोलॉजी का यूज करेंगे। जैसे हम लोग सवाल किस में बनाते हैं, फाइल में बनाते हैं, तो सवाल फाइल में बनाते हैं, तो सेवाल का अध्ययन क्या होगा, फाइकोलॉजी होगा, और कवक का अध्ययन क्या होगा, माइकोलॉजी होगा। याद रखना है। ओरियंथोलॉजी किसको कहाँ यूज करेंगे, तो आपको बोलना है, आपको पक्षियों का अध्ययन करने के लिए, चिड़ियों का अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, पक्षियों का अध्ययन करने या चिड़िया सब का अध्ययन करने के लिए, पक्षियों का अध्ययन करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, ओरियंथोलॉजी का यूज करेंगे। ओरियंथोलॉजी का यूज करेंगे। फाइकोलॉजी सेवालों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, उसके बाद आपका ओरियंथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, और डेंड्रोलॉजी जो होगा स्टूडेंट, ये आपका पेड़ पौधे के आयु का जानकारी पता करने के लिए, पेड़ पौधे के अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेंड्रोलॉजी का यूज करेंगे। पेड़ पौधे झाड़ियों आदि का अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेंड्रोलॉजी का यूज करेंगे। इसका मतलब माइकोलॉजी पूछेगा तो कवक होगा, ओरियंथोलॉजी पूछेगा तो बर्ड चिड़ियों का अध्ययन करने के लिए, डेंड्रोलॉजी पूछेगा तो पेड़ पौधे के अध्ययन करने के लिए, उसके बाद एंटोमोलॉजी पूछेगा तो इंसेक्ट के
स्टडी करने के लिए एंटोमोलॉजी का यूज करते हैं। अब पूछेगा स्टूडेंट वर्मी कल्चर किस में होता है, तो वर्मी कल्चर केचुआ का अध्ययन करने के लिए वर्मी कल्चर का यूज करते हैं। विटीकल्चर अंगूर की खेती का मतलब स्टडी करने के लिए विटीकल्चर का यूज करते हैं। तो इस तरह करके बहुत सारा चीज है जो आपका याद रखना है। तो इस तरह करके हम लोग क्या किए स्टूडेंट, 11 प्रॉब्लम को सॉल्व किए, बहुत डेप्थ में प्रॉब्लम को सॉल्व किए, ऑप्शन को बहुत ही डीप में ले गए, ऑप्शन से भी प्रॉब्लम को सॉल्व किए, ये होगा तो क्या होगा मतलब डिटेल फॉर्मूला भी बताए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी बताए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल भी बताए, रिफ्रैक्शन का एग्जांपल बताए, वर्षा का बूंद गोला क्यों होता है ये भी बताए, हॉट सूप ज़्यादा टेस्ट लगता है बेटर देन अदर देन कोल्ड सूप से, ये भी बताए। उसके बाद वल्कनाइजेशन रबड़ में किसका यूज करते हैं ये भी बता दिए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस मायोपिया, स्टोमेटिज्म सब बता दिए। तो आपको क्या करना, प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाना है, बार बार रिवीजन करना है। 11 प्रॉब्लम का सेट था, बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट था। इस तरह करके आप सेट को बार बार रिवीजन करोगे स्टूडेंट, नोट्स बनाओगे प्रॉपर ढंग से और बढ़िया से स्टडी करोगे तो साइंस में आपका 20 से 20 लाने में कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदे मातरम स्टूडेंट।